हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ पर एमजीए के यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आपने कल ट्विटर के ऊपर अपना ट्रेंड चलाया, उसके लिए सभी विद्यार्थियों का, सभी गार्जियंस का और सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, आपके भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता और इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की खुद की बनती है कि अपने भविष्य को बचाना। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि वो अपनी लड़ाई को जारी रखें। अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, इस लड़ाई को जारी रखिए और आप आगे और भी जितने भी कदम उठाने योग्य हो वो कदम आप उठाने के लिए तैयार रहिए। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक खुशखबरी भी देता चलता हूँ। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अब एक बार ध्यान से सुन लीजिए। एक एसआई का, राजस्थान एसआई का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें मैं हमेशा यही बोलता हूं कि एमजीए जो इंस्टीट्यूट है, माँ गायत्री इंस्टीट्यूट जो है, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ क्यों है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका रीजन मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि यहाँ के द्वारा, टीचर्स के द्वारा जो मेहनत करवाई जाती है, उसी के कारण हमें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा ही रिजल्ट जो है वो अपना एक राजस्थान पुलिस एसआई का जो रिजल्ट आया है उसमें प्राप्त हुआ है। एमजीए संस्थान की प्यारी विद्यार्थी ममता शर्मा का एसआई में जनरल कैटेगरी के अंदर 20वीं रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए ममता शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे विद्यार्थी ऐसी थी कि इसने हमेशा तैयार की है और यहाँ पर वो एलडीसी के बैच में आई थी। उस टाइम के अंदर उसका जो लक्ष्य था वो एक राजस्थान पुलिस का भी था, एलडीसी का, साथ में ही एसआई का भी था। तो उसने तैयारी की और उसका राजस्थान पुलिस के अंदर भी सिलेक्शन हुआ। राजस्थान पुलिस की फाइनल मेरिट के अंदर वो बच्ची रह गई। तब वो मेरे पास में आई और उसने बोला कि गुरुजी, बहुत दुखी थी वो, तो उसने बोला कि गुरुजी अब तो मेरे को एसआई की पोस्ट निकालनी है। और फिर उस दिन से उसने लगातार मेहनत की और आज जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। उस प्यारे विद्यार्थी का जो रिजल्ट आया और वो जनरल कैटेगरी के अंदर 20वीं रैंक पर आज है, इसके लिए मैं तहे दिल से मेरी संपूर्ण टीम को और उस प्यारी विद्यार्थी ममता शर्मा को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही अपन लोग मेहनत करेंगे। और मैंने पहले भी बोला था, इस मेहनत के लिए एक जल्दी एजुकेशनल ऐप लगभग अपना फ्राइडे तक आ जाएगा। फ्राइडे तक अपन उसको लॉन्च करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसी आ गए हमारे सामने कि पंकज सर जो मैथमेटिक्स की एक्स फैकल्टी है मदर्स की, उनकी रेगुलर क्लास नहीं हो पाई। इसके लिए हमें खेद है। जल्द ही सर, 1-2 दिन में जल्द ही सर अपने साथ में जुड़ जाएंगे फिर से और आपको बेहतरीन क्लासेज उपलब्ध करवाएंगे। और ऐसी क्लासेज आप लोगों को उपलब्ध करवाने वाले हैं सर, जिससे कि आप लोगों को भी यह एहसास होगा कि आज से पहले शायद मैथमेटिक्स जो अपन को इतनी हार्ड लगती थी वो इतनी आसान भी हो सकती है क्या। और जहां से भी आपने कहीं से भी पढ़ा हो, डियर स्टूडेंट्स, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपने कहीं से भी पढ़ा हो, क्योंकि आप लोग दोनों में अंतर ये कर सकते हो कि टीचर्स अच्छे कौन से हैं। एक तो बढ़िया बढ़िया बातें करके बहलाने फुसलाने वाले, छोटी मोटी बातें कर लेते हैं और वो करवा देते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कभी एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह नहीं आए गए वो बता देते हैं। तो वो टीचर्स एक तो वो होते हैं और एक वो होते हैं जो डायरेक्ट अपने जो एग्जाम्स में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो मानना है वो, मेरा मानना यही है कि जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं उन सभी को केवल और केवल ये देखना है, टीचर्स में आप कंपैरिजन करना आराम से सीख सकते हो। ठीक है, कौन सा टीचर क्या है, और उनको किसी भी पहचान के वो मोहताज नहीं है। पंकज शर्मा सर वो आपको एक नंबर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। साथ ही रीजनिंग की शंकर सर की रेगुलर क्लासेज हैं। जल्द ही और भी क्लासेज आप लोगों को दी जाएगी। साथ ही अपन ऐप पर क्लासेज स्टार्ट करेंगे। जितने भी अपने प्यारे विद्यार्थी हैं जो इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को और बता दूं कि वो एक बार इंस्टीट्यूट में या तो मेरे को कॉल करे या मैनेजमेंट टीम को, किसी को भी कॉल करे और अपना एक आपको आईडी दी जाएगी और पासवर्ड दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके अंतर्गत आपको जो आपका ऐप होगा वो चल पाएगा, उसके ऊपर आप क्लासेज रेगुलर ले पाओगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। और अपन बात कर रहे थे कुछ वर्ब्स की, और कुछ वर्ब्स में अपन देखिए इंग्लिश में बात जो कर रहे थे वो वर्ब्स की बात कर रहे थे। और उन वर्ब्स में अपन लोगों ने कल एक वर्ब जो पढ़ी थी वो वर्ब टू डू पढ़ी थी, एक वर्ब पढ़ी थी वो वर्ब टू हैव पढ़ी थी। ठीक है, क्लास पे ध्यान देना। अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने ममता शर्मा को बधाई दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए
अपन ने जो लास्ट टाइम में जो वर्ब पढ़ी थी वो डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ब अपन लोगों ने पढ़ी थी बी वर्ब। कौन सी वर्ब पढ़ी थी? बी वर्ब। और इस बी वर्ब की जो फॉर्म आपने पढ़ी थी, एक इज एम और एक आर, ये प्रेजेंट फॉर्म थी, और इसकी पास्ट फॉर्म थी वो थी क्या? वाज वर्ब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, इसकी 8 फॉर्म्स होती है। इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म होती है, वाज वर्ब इसकी पास्ट फॉर्म होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक याद रखो, एक बात याद रखोगे आप लोग कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर बी की एक फॉर्म, एक बी होती है, एक बीन होती है और एक बीइंग होती है, बी, बीन और बीइंग, ये जो फॉर्म्स होती है डियर स्टूडेंट्स, ये पैसिव की फॉर्म्स कहलाती है। किसकी फॉर्म्स कहलाती है? पैसिव की, क्योंकि इनका जो यूज होता है वो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज में किया जाता है। ध्यान देना एक बार, अगर अपन लोग बात करें, यहां पर समझने की कोशिश करना, बी है, बीन है और क्या है? बीइंग है। ये तीनों ही जो फॉर्म होती है वो किसकी होती है? बी की होती है। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, याद करना, जैसे मैंने आप लोगों को यह बताया था कि ये जो बी वर्ब होती है, अगर इसका प्रयोग आप लोग मेन वर्ब के रूप में करते हो तो इसके बाद में 2 चीजें आती है। एक तो आपका क्या आता है? नाउन आता है, और एक आपका जो आता था वो क्या आता था? एडजेक्टिव आता था। ये जब टॉपिक में आप लोग पढ़ोगे उसके बाद में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है ना, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन जब ये किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, किसका काम करती है? हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में या तो इसके बाद में वर्ब की 3rd फॉर्म आती है या वर्ब की 4th फॉर्म आती है। 4th फॉर्म जानते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हो आप? आईएनजी लगा देते हो। क्या लगा देते हो? आईएनजी। आईएनजी तब आता है जब वाक्य आपका जनरली एक्टिव में लिखा जाता है, और वर्ब की 3rd फॉर्म तब आती है जब वाक्य आपका किस में बनता है? पैसिव में बनता है। ये सारी बात आप लोगों ने कल की थी लास्ट टाइम में। अब देखिए समझना एक बार, यहां से क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आज की क्लास के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इस बी वर्ब को लेकर, जो बी वर्ब होती है, ठीक है ना। अब डियर स्टूडेंट्स ये याद रखो कि अगर बी वर्ब की फॉर्म आपको बी दिखाई दे, क्या दिखाई दे? बी। अगर बी के बाद में आपको ये एज ए मेन वर्ब का भी काम करेगी, एज ए हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगी, ये ध्यान रखोगे। इस बी के बाद में एक तो वर्ब की 4th फॉर्म लगा सकते हो, और एक वही वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा सकते हो? 3rd फॉर्म लगा सकते हो। जैसे मैंने ये बोला, आई सेल बी कंप्लीट माई वर्क, ठीक है। अब देखो एक बार, यहां पर सेल के बाद में क्या आ रहा है? बी। अब बी आ गया तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर कंप्लीट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत हो गई, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग। कंप्लीट में जो वर्ब लगानी पड़ेगी वो क्या लगानी पड़ेगी? आईएनजी फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग है। जब वाक्य के पैसिव के वाक्य में, ये याद रखो कि अगर कोई भी वाक्य पैसिव का है, किसका है? पैसिव का, तो उस पैसिव के वाक्य में बी के बाद में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाई देगी? 3rd फॉर्म दिखाई देगी। कौन सी फॉर्म दिखाई देगी? 3rd फॉर्म। क्लास इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे, उसके बाद में क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी वर्ब उठाते हैं, और इसके बाद में अपन लेते हैं बीइंग को। किसको लेते हैं? बीइंग को। याद रखो डियर स्टूडेंट्स, इस बीइंग के बाद में वर्ब की जब फॉर्म पूछी जाती है तो वर्ब की जो फॉर्म आती है वो कौन सी फॉर्म आती है? 3rd फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? 3rd फॉर्म। बीइंग के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म, और वो वाक्य आपका पैसिव का होता है, कॉन्टिन्यूअस का। किसका होता है? कॉन्टिन्यूअस का। और एक जो बीन आता है, क्या आता है? बीन। इस बीन के बाद में आपको वर्ब की 4th फॉर्म भी लग सकती है और वर्ब की 3rd फॉर्म। वर्ब की 4th फॉर्म आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगता है? आईएनजी लगता है। और वर्ब की 3rd फॉर्म आपका परफेक्ट टेंस लेता है, जिसमें आपका पैसिव का वाक्य होता है। किसका वाक्य होता है? पैसिव का। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर बात करें और सेंटेंस के अंदर अगर बी वर्ब की फॉर्म बी पूछी जाती है तो इसके बाद में या तो आईएनजी फॉर्म लगाओगे या फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? 3rd फॉर्म लगाओगे। ऐसे ही बात करोगे तो बीइंग है, इस बीइंग के बाद में ध्यान देना एक बार, इस बीइंग के बाद में या तो वर्ब की 3rd फॉर्म लगाओगे या सॉरी हाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म? 3rd फॉर्म। और वो वाक्य कैसा होगा? पैसिव का होगा। इस बीइंग के बाद में या तो वर्ब की 4th फॉर्म लगेगी या वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? 3rd फॉर्म लगेगी। 3rd फॉर्म होगी तो वो पैसिव का वाक्य परफेक्ट का हो जाएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सबको पता है, जैसे हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है? आईएनजी लगाया जाता है, और उन सेंटेंसेज का पैसिव नहीं बनता है। अब देखिए यहां से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूं। आपने 4 टेंस ऐसे सुने हैं जिनका पैसिव नहीं बनता। ग्रेमियन जो अपने होते हैं उन्होंने ये बोला है कि इनका टेंस आप लोग नहीं बना सकते।
क्यों नहीं बना सकते भैया? क्योंकि देखिए आप लोग पढ़ते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और एक आप लोग पढ़ते हो वो पढ़ते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हो, ठीक है ना, आईएनजी आगे लगेगी, कॉन्टिन्यूस आ गया, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, प्रोसेस वर्ब होती है और अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अगर बात करें पास्ट परफेक्ट की तो हेड बीन प्लस वर्ब की प्लस वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप लगाते हो सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की प्लस वर्ब में आईएनजी। ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर आप लगाते हो सेल बी या विल बी प्लस वर्ब की प्लस वर्ब में आईएनजी। तो डियर स्टूडेंट्स उसमें ये देखने को मिल रहा है अपन को, या तो शब्द जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, या फिर शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब मैंने ये जो तीनों फॉर्म आपको बताई, ये किसकी बताई, पैसिव की बताई। और अगर ये पैसिव की फॉर्म है तो क्या इनका आपका पैसिव बनेगा, इनका पैसिव नहीं बनेगा, इसीलिए अब रट्टा लगा लेते हैं। कई एक्स टीचर्स होते हैं वो एक्सेप्शन अपवाद में लिखा देते हैं, चार टेंस नहीं बनते हैं। रीजन ढूंढने की कोशिश किया करो डियर स्टूडेंट्स, आपको रीजंस मिलेंगे, हर चीज के रीजंस यहां पर आपको मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि बी के बाद में क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, याद रखोगे यहां से, एक आपने मॉडल वर्ब पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, मॉडल वर्ब, मॉडल्स पढ़े ना, कई इनको मोडाल बोलते हैं, कई इनको मोडाल बोलते हैं, वो लैंग्वेज का फर्क होता है, मॉडल बोल सकते हो, मोडाल बोल सकते हो। देखिए जो मॉडल वर्ब होती है यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, ये सारी जितनी भी है, इन सब के बाद में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये याद रखो, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन याद रखो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको इस मॉडल के बाद में बी वर्ब दिखाई दे, कौन सी वर्ब दिखाई दे, बी, तो इसके बाद में आपको याद रखोगे, इसके बाद में आपको जो लगानी है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखो एक बार इस बी को भी थोड़ा बहुत और समझ लो आप लोग, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बी आएगा, ठीक है, तो बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म, तो ये वाक्य किसका हो जाएगा, पैसिव का। किसका हो जाएगा, पैसिव का। अगर किसी भी मॉडल के बाद में आपको दिखाई दे, देखिए एक बात और सुनो, जैसे मैंने ये लिखा केन, क्या लिखा, केन, अब केन के बाद में मैं हेज, हेव और हेड, ये आपके ऑप्शन है, हेज, हेव और हेड। अब केन के बाद में हेज लगाए, हेव लगाए या हेड लगाए, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना एक बार, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर, यहां पर ध्यान दोगे, अगर यहां पर मॉडल एक्सिलरी लग गई तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद में न तो हेज का यूज होगा, न हेड का यूज होगा, किसका यूज होगा, बेस फॉर्म का यूज होता है। और बेस फॉर्म जो बोली जाती है वो किसको बोली जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोली जाती है। किसको बोली जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो केन के बाद में क्या आया, हेव आया। ऐसे ही देखो अगर सेंटेंस के अंदर मैं ये बोलूं केन के बाद में मैं हेव तो लगा दिया, लेकिन यहां पर मैं बी, यहां पर मैं बीन और यहां पर मैं बीइंग, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब केन के बाद में क्या लगाए, हेव लगाए, ठीक है, सॉरी हेव तो लग गया, हेज वेट का तो फटी लिया ना, हेव लगाने के बाद में बी लगाए या क्या लगाए, बीन लगाए, कहां गया, ठीक है। देखो ध्यान दो एक बार, अगर बात करें तो यहां पर बी लगाए, बीन लगाए या बीइंग लगाए, कमेंट बॉक्स में फटाफट से करो। अगर मैंने ये बोला केन है, विल है, वुड है, इस सब के बाद में आपको हेज, हेड का यूज नहीं करना, हेव का यूज करना है। और अगर हेज का, हेव का यूज करना है तो फिर उसके बाद में अगर इनमें से वर्ब आ गई तो कौन सी लगाओगे, शाबाश। ये देखिए यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर बी का यूज नहीं हो सकता, यहां पर बीइंग का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जो हेज, हेव, हेड होती है वो अपने बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है, थर्ड फॉर्म। और याद रखो बी जो होती है वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, आपकी क्या होगी, बीइंग। जो फोर्थ फॉर्म जो इसकी होती है वो क्या होती है, बीइंग होती है। क्या होती है, बीइंग। यानी कि ये तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, फोर्थ फॉर्म। तो आपको क्वेश्चंस वगैरह करने आने चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब जो होती है कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी, ठीक है ना, इनके बाद में आपको जब यूज किया जाता है तो वर्ब की कौन सी बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बी वर्ब के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। अगर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई तो वाक्य कैसा हो जाएगा, पैसिव का हो जाएगा। जैसे कोई भी अपन ने मॉडल एक्चुअली कुड लगा दिया, कैन लगा दिया, वुड लगा दिया,
है, रट्टा नहीं लगाना। अब इसके बाद में हेज है और हेड में से पूछा कि क्या है, तो ना तो हेज आएगा, ये तो फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। 5 फॉर्म बताई थी आपको, ये वर्ब की कौन सी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये नहीं आएगी। तो बेस फॉर्म जो होगी वो हेव की क्या रहती है, हेव रहती है, इसलिए मॉडल के बाद में क्या लगाते हो, हेव। अब इसमें बताओ रट्टा लगाने वाली कहाँ से बात आ गई। आप लोग रट्टा लगाते हो, टीचर्स पढ़ा देते हो, हेज हेड नहीं आता है, क्यों नहीं आता है ये पता रखो आप, ठीक है, क्योंकि ये बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म का यूज मॉडल के बाद में किया जाता है। चलिए हेव लगा दिया, तो फिर हेव के बाद में देखो एक बात, अगर हेव लगा दिया तो डियर स्टूडेंट्स हेव के बाद में फिर देखना एक बार, अगर हेव के बाद में देखें तो यहाँ पर हेव के बाद में अब बी, बीन और बीइंग में से पूछ ले क्वेश्चन, तो बी, बीन और बीइंग में से जब क्वेश्चन आ गया तो ये हेव यहाँ पर एज ए, देखिए आपकी कौन सी फॉर्म भाई, हेज हेव हेड को अपन एज ए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में मान रहे हैं पूरी को, तो आगे जब ये चलेगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है, थर्ड फॉर्म। अब बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीइंग नहीं होती है, बी नहीं होती है, कौन सी होती है, बीन होती है, कौन सी होती है, बीन। और आगे एक क्वेश्चन और बना दे कि साहब इनके बाद में मेन वर्ब कौन सी आएगी, भाई ये तो पूरी बनकर आपकी हेल्पिंग वर्ब बन गई, ये तो पूरी बनकर आपकी कौन सी बन गई, हेल्पिंग वर्ब बन गई। लेकिन जब ये पूछा जाए कि इसके बाद मेन वर्ब कौन सी आएगी, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है क्या आ रहा है, हेव, और आगे बीन, तो डियर स्टूडेंट्स आगे जो वर्ब की आएगी वो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो इनके कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस अपन यहाँ से शेयर करेंगे और वो पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए लिखा गया है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है ना, पिछले साल के जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उनकी बात अपन लोग कर लेते हैं। चलिए यहां से बात करेंगे अपन लोग। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़ा देता हूं। चलिए क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पढ़िए एक बार, सबको नजर आ रहा होगा आज तो, ठीक है। कुछ कल टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण से थोड़ी सी मैथ की क्लास डिस्टर्ब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, फटाफट से एक बार क्वेश्चंस को रीड कीजिए। आप लोग केवल 3 क्वेश्चंस पढ़िए ऊपर वाले फटाफट से, और मेरे को एरर ढूंढ के बताओगे आप, फटाफट पढ़ो। पहला क्वेश्चन है सर्विस प्रोवाइडर्स, देखिए कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ ए कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। बताइए फटाफट से। क्वेश्चंस आए गए हैं और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। एसएससी 2018-19 के सीजीएल के पेपर, सीपीओ के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे। और कल की क्लास इंपॉर्टेंट थी, कल की क्लास के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। शाबाश, क्वेश्चन के आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, डिस्कस करेंगे अभी इनको। वेरी गुड। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अलग ही दिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। और एक बात और, ये जब भी हम लोग डालते हैं कि 5 बजे वीडियो आएगा, उसी टाइम पर जैसे पहले अपन सेट करें ना, तो उसके टाइम पे ही कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जाके अनलाइक कर देते हैं। डियर अपने देखो, आपके अनलाइक करने से हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे लाइक से ज्यादा अनलाइक मिल जाए, लेकिन ये कभी कलम बंद नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा जो मैं बोलता हूं कॉन्फिडेंस जो है वो बोलता है हमारा। देखिए फटाफट से देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा गया है सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ ए कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट इट शुड हैव बीइंग प्रोवाइडेड। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप लोगों को पता अभी अभी चला है। देखिए जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपकी जो है वो कौन सी है, शुड है, और शुड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आए, पास्ट फॉर्म आए। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर शुड आ गया, कैन आ गया, कुड आ गया, माइट आ गया, वुड आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसके बाद में आपको बेस फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो चाहे एज ए हेल्पिंग वर्ब हो या एज ए मेन वर्ब हो, ये याद रखो आप लोग तो, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके आगे क्या लगा है, चलो बताओ, यहां पर क्या लगा, हैव। बिल्कुल सही है, यहां पर शुड के बाद में न हेज आ सकता है न हेड आ सकता है, इसका मतलब क्या आएगा, हैव आएगा, बिल्कुल आएगा। हैव के बाद में याद रखो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने अभी अभी आपको यह बताया था, यहां पर बीबी है, सॉरी यहां पर आपका बीबी है, यहां पर आपका बीइंग भी है, और यहां पर आपका बीन भी है।
यही बात है ना, ठीक है। तो मेरे को फटाफट से ये बताओ कि यहां पर हैव के बाद में जो आती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म मानी जाती है? थर्ड फॉर्म मानी जाती है। अब थर्ड फॉर्म, ये तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। और सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है, सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बीन होती है। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, क्या यहां पर बीइंग आएगा? क्या नहीं आएगा। इस बीइंग की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? बीन लिखना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को बताया था भी कि इस बीन के बाद में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म, जो कि प्रोवाइडेड है। बताइए बिल्कुल सही है या गलत है? बोलिए। बिल्कुल सही है, समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब ये पढ़ने में आपको ऐसा अटपटा सा लगता होगा कि गुरुजी क्या बता दिए, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आप लोग समझिए। मैं फिर बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, रट्टा नहीं लगाना है, इन चीजों को रट्टा नहीं लगाना है, इन चीजों को आपको सेंस करके पढ़ना है, ये ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली डायरेक्टर्स आर मोर देन हैप्पी टू पिक एन एक्सपीरियंस्ड इनसाइडर who will continue along the present path। फटाफट से मेरे को बताओगे आप लोग। देखिए एरर बताइए। देखिए चलिए बात करते हैं। यहां पर एज ए कंजक्शन के रूप में आपका यूज हुआ व्हेन द बिजनेस, इसका सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये मेन वर्ब हो गई। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, याद रखो, एक वर्ब होती है रन, एक वर्ब होती है रेन, एक वर्ब होती है रन, एक वर्ब होती है रनिंग। ठीक है, ये वर्ब होती है। रन हो गई, रेन हो गई, रन हो गई, रनिंग हो गई। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और ये फोर्थ फॉर्म। और एक और याद कर लो, रन्स। और रन्स जो हो गई वो आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? फिफ्थ फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई? फिफ्थ फॉर्म। याद हो जाएगी आराम से, ठीक है। अब देखो एक बार, इज के बाद में क्या लगा है? रेन। इसका मतलब रेन जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कल वाली क्लास फटाफट से आप लोग याद करो एक बार, कल वाली क्लास फटाफट से आप लोग याद करो कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर बी आ जाए तो इस बी के बाद में दो ही वर्ब आती है, या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म, या वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आपकी? आपका अभी तो पढ़ा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव का पढ़ा। एक वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आती है, वो पैसिव में लिखा जाती है। और ये आती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है? आईएनजी आती है। क्या आती है? आईएनजी। तो डियर स्टूडेंट्स, या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म, या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आती है आपकी एक्टिव में। किस में आती है? एक्टिव में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलिए देखिए, बताइए। देखिए तो इज के बाद में क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी? नहीं आएगी। या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आपकी फोर्थ फॉर्म। तो यहां पर बात कर रहे हैं जो बिजनेस है, बिजनेस है वो बिजनेस चल रहा है, चलने का सेंस, होने का सेंस, करने का सेंस इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? रनिंग आएगा। करने का सेंस आया, तो यहाँ पर फॉर्म कौन सी आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। स्टूडेंट समझ में आया होगा। यहाँ पर ध्यान देना एक बार। देखिए पहला जो क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने जो एरर पढ़ी वो एरर यहाँ पर पढ़ी, ठीक है। यहाँ पर आपको हैव के बाद में क्या लगाना था? बीन। सेकंड में यहाँ पर रेन की जगह आपको क्या लगाना है? रनिंग। याद हो जाएगा। चलिए फटाफट से थर्ड भी बता दीजिए मेरे को, फटाफट से देखिए जवाब दीजिए। शी वॉज सो overwhelmed with her son's devotion that she distributed all her wealth। डिड का यूज नहीं होगा। चलिए देखिए पढ़ते हैं। शी वॉज सो overwhelmed with her son devotion that she did distributed all her wealth। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना। अब ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने कल बात समझाई थी कि अगर आपका सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड का यूज नहीं किया जाता। इनका प्रयोग आप किसके रूप में नहीं करते? हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते, लेकिन मेन वर्ब के रूप में कर सकते हो। आप लोगों को मैंने ये समझाया था कि अगर आगे मेन वर्ब नहीं हो
तो फिर आप लोगों को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। और बताइए मेन वर्ब होती है और ये मेन वर्ब का काम कर रही है और वाक्य आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर ये डिड का यूज नहीं होगा, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई आपकी, सेकंड फॉर्म लग गई। कौन सी फॉर्म लग गई, सेकंड फॉर्म। देखिए स्पोकन इंग्लिश में साधारण वाक्यों में डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है, वो एम्फेसाइज के रूप में किया जाता है। ये मैं आपको आगे चलकर जब एडवर्ब का टॉपिक आएगा वहां पर पढ़ाऊंगा, इनको एम्फेटिक एडवर्ब के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूं मैं जाता हूं तो मैं बोल दूंगा आई गो, लेकिन मैं बोलूं मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, तो डियर स्टूडेंट्स उसकी जब इंग्लिश बनेगी तो वो बनेगी आई डू गो, आई डू गो। अब वाक्य तो सिंपल था लेकिन वहां पर डू का प्रयोग अपन ने एम्फेटिक एडवर्ब के रूप में किया, ठीक है। लेकिन जब अपनी रिटर्न इंग्लिश लिखी जाती है, एनसीईआरटी ये नहीं मानती यहाँ पर कि साधारण वाक्य आ गया तो उसमें आप डिड का यूज करोगे और बाकी का सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो समझ में आया होगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो किए अपन ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए और मेरे को बताइए। चलो ये 2 क्वेश्चन कर लो पहले, फटाफट से बताओ। देखिए करो एक बार, फटाफट करो। फटाफट से करो भैया। पढ़ लिए होंगे। चलिए, many of us have striving to produce a blend of all cultures that seem today to be in class with one another। फटाफट से एरर आप लोगों को पता करनी है और बतानी है, फटाफट से बताइए। देखिए एरर यहीं पर मिल गई आप लोगों को, एरर यहीं पर मिल गई आप लोगों को। और जो एरर है डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना एक बार, यहां पर मेनी ऑफ अस, ये तो इस वाक्य का क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, और आगे आएगी वो क्या आएगी आपकी मेन वर्ब आएगी। अब मेन वर्ब जो होती है वो देखिए फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो स्ट्राइव होती है, सेकंड फॉर्म होती है वो स्ट्रोव होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो स्ट्रीवन होती है, ठीक है। ये आपकी सेकंड फॉर्म है और ये आपकी थर्ड फॉर्म है और ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। अब आप लोगों को फटाफट से बताना है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स हेज हैव हेड के बाद में, मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों से, हेज हैव और हेड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट के अंदर टेंस होता है। तो क्या स्ट्राइव आएगा, नहीं आएगा, स्ट्रोव आएगा, नहीं आएगा, स्ट्राइविंग आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा स्ट्रीवन आएगा, क्या आएगा स्ट्रीवन। तो यहां पर जब लिखा जाएगा तो वो क्या लिखा जाएगा स्ट्रीवन लिखा जाएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन है, आप लोग जब प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स निकालोगे उनमें से ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे को ये बोल रहे थे कि गुरुजी क्वेश्चंस भी करवाइए, क्योंकि क्वेश्चंस करने में एक अलग ही मजा आता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिए बताइए फटाफट से मेरे को। Many firms fail because when they begin exporting they have not research, मिल गया होगा क्वेश्चन, the target market और have not planned। देखिए डियर स्टूडेंट्स फिर से किसका यूज हुआ, हैव का, ठीक है। हैव के बाद में रिसर्च, रिसर्च एज ए नाउन भी होता है खोज, और वर्ब के रूप में भी खोज करना, ठीक है ना, रिसर्च होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में जब यूज किया जाएगा तो रिसर्च ना आकर क्या आएगा रिसर्च आएगा, यानी कि ईडी लगेगी, क्या लग जाएगी ईडी। तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अगर आप लोगों ने ध्यान से पहले वाली क्लासें देखी है तो आप लोगों को मजा आने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन लोगों ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से, आप लोगों के लिए क्वेश्चन हाजिर है सामने, देखिए।
फटाफट से क्वेश्चन बताइए। फटाफट से बताओ भैया, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर। पीडीएफ मिल जाएगी इसकी? हाँ पीडीएफ दे देंगे डियर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का इंतजार और कर लीजिए, आप लोगों के सामने आएगी। चलिए आंसर आने लगे हैं, आंसर बताइए भी स्टूडेंट्स ने, डिस्कस करते हैं। जया यूज टू हैड वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज ए चाइल्ड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये यूज्ड टू है, ये मैंने आप लोगों को मार्जिनल वर्ब में पढ़ाया था। कौन सी वर्ब में पढ़ाया था? मार्जिनल वर्ब में। और मार्जिनल वर्ब आपकी एक तो कौन सी थी? यूज्ड थी, एक कौन सी थी? नीड थी, और एक कौन सी थी? डेयर थी। अब आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। यूज्ड टू लगा लो एक बार यहाँ पर, इनका प्रयोग आप वाक्य में मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हो और वाक्य में आप इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हो। इसीलिए इनको एक नाम से जाना था और वो नाम था मार्जिनल वर्ब। क्या नाम था? मार्जिनल वर्ब। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इनको आप हेल्पिंग वर्ब मान लोगे तो मॉडल वर्ब माननी है। कौन सी वर्ब माननी है? और मॉडल वर्ब माननी है तो इनके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मॉडल एक्चुअली वर्ब के रूप में तो हो गया, अब मेन वर्ब के रूप में आप इनका प्रेजेंट पास्ट में यूज कर सकते हो आराम से, वो अकॉर्डिंग टू आपका सेंटेंस और टेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो देखिए जया यूज टू हेड, अब देखिए वाक्य में यहीं पर पकड़ में आ जाएगा। यहां पर मैंने आप लोगों को बताई थी, एक बात और बताई थी डियर स्टूडेंट्स, याद करो। देखिए हैव जो वर्ब होती है ये मेन वर्ब का भी काम करती है, और मेन वर्ब का काम तब करती थी तब ये पोजीशन का काम भी करती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हैव था, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो हेड होती है, और फोर्थ फॉर्म जो होती है इसकी क्या होती है? हैविंग होती है। यानी कि ये फोर्थ फॉर्म है, ये आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? हैज होती है। ये कौन सी फॉर्म हो गई? फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो आप लोगों को पता है कि यूज्ड टू का प्रयोग यहाँ पर, क्योंकि ये तो आगे फिर काम करेगी, वो किसका करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी। मेन वर्ब का काम करेगी तो ये क्या बन जाएगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब बन गई तो डियर स्टूडेंट्स आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर हेड नहीं आएगा, यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा? हैव का यूज हो जाएगा। क्लासेस देखिए आप लोगों ने अगर ईमानदारी से देखी है तब तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास में कोई भी ऐसा नहीं है कि हम आपको बेवकूफ़ बना दे, इजी से क्वेश्चन उठा के ला के दे दे। ठीक है ना, वो सारे आप कर लो। ठीक है, ये नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, वही सारे अपन क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं आगे। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर द बुक बट आई कुड नॉट फाउंड इट। अब देखिए मैंने एक वर्ब बताई थी, याद करो। देखिए याद करना, एक तो वर्ब थी आपकी फाइंड और एक वर्ब थी आपकी फाउंड। ठीक है, याद करना, इसकी जो सेकंड फॉर्म थी वो फाउंड थी। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी क्या थी? फाउंड थी। याद आएगा अभी। और इसकी सेकंड फॉर्म थी वो फाउंडेड थी, और इसकी थर्ड फॉर्म थी वो फाउंडेड थी। यही थी। चलिए फाइंड का अर्थ देखिए, बताओ अगर याद है तो फाइंड का अर्थ क्या था? चलिए टाइम खराब होगा, देखते हैं। इसका मतलब था टू सर्च। क्या था? टू सर्च, यानी कि खोज करना। फाउंड का मतलब था टू एस्टैब्लिश, निर्माण करना या स्थापना करना। अब देखो यहाँ पर जब बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? बुक की। और वो बुक हर जगह क्या करेगा? वो ढूंढेगा। तो ढूंढने का सेंस आएगा तो किसका यूज होगा? फाइंड का। अब यहाँ पर फाइंड की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है? फाउंड। अब यहाँ पर कुड डियर स्टूडेंट्स आपकी किसका? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है। इसका मतलब आगे V1 आएगी। अगर V1 आएगी तो यहाँ पर फाउंड नहीं आएगा, यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा?
फाइंड का यूज हो जाएगा। तो वर्ब भी कंफ्यूज कर सकता था। अब कई स्टूडेंट ये बोल दें कि गुरुजी फाउंड भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अरे नालायको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी, लेकिन उसका अर्थ भी तो देखो। अर्थ क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए टू एस्टेब्लिश। क्या यहाँ पर किसी किताब को तुम एस्टेब्लिश करोगे क्या? उसका निर्माण करोगे क्या? स्थापना करोगे? नहीं करेंगे। यहाँ पर अपन उसकी सर्च करने के सेंस में आएंगे, ढूंढने के सेंस में आएंगे। तो ढूंढने के सेंस में आएंगे तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वो क्या आएगी? आपकी फाइंड आएगी। अरे समझ में आ रहा है? अगर बिल्कुल फटाफट से बताओ। चलो देखिए, समझ में आ रहा है तो यस लिखो फटाफट से, मजा आ गया। चलो ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट मिटा दूं इनको, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर अपन ने क्या किया? हैव किया, और इसमें क्या किया? यहां पर क्या किया? फाइंड किया। ये लिख देता हूं मैं। चलिए लिख भी सकते हो इनको आराम से। डिड यू यूज टू। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क लगा है तो डिड इसकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। अरे क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब हो गई तो याद करो डियर स्टूडेंट्स, कल वाली क्लास, डू होगा, डज होगा या डिड होगा। इनके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यूज टू का यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज किसका होगा? यूज का होगा। किसका होगा? यूज का होगा। अरे बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, डिड के बाद में यूज थोड़ी होगा। सी डेयर टू वेंट, ये भी क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। डेयर टू, डेयर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का। और अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है तो यहाँ पर वेंट नहीं आएगा, यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा? गो का। किसका यूज हो जाएगा? गो का। समझ गए क्या? यहाँ पर इसको डेयर टू कर लेना, सॉरी ये डी नहीं है, ठीक है ना, डेयर टू, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। चलिए बात करते हैं। ही ought not to had, वही देखिए क्वेश्चन यहाँ पर वो फिर आ गया। ought to ये इस वाक्य की क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव आ जाएगा। क्या जाएगा? हैव। ठीक है, क्योंकि ये तो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन और कर दीजिए। 11 से लेके और 15 तक। चलो करो फटाफट, क्वेश्चन बढ़िया है। नीचे नो एरर है, नीचे लिखा हुआ है वो नो एरर है। चलिए देखें, चलिए पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज टू मेक प्रोडक्ट्स रेनिंग फ्रॉम सॉफ्ट टू बायोडीजल। बताइए, देखें आ गया होगा। देखिए फिर से वर्ब को पकड़ लो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब को पकड़ लो, किसको? इज को। किसको पकड़ लो? इज को। और अगर इज को पकड़ लिया तो इसके बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे या वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब यहां पर देखो
पाम ऑयल है वो वेरी बेनिफिशियल यानी कि बहुत उपयोगी है, एंड इज यूज टू, इज यूजिंग कर रहे हैं नहीं, ठीक है ना, यूज्ड किया जाता है, यानी कि होने का सेंस आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हटेगा और इसकी जगह आपको लगाना है यूज्ड, और टू तो रहेगा इसके साथ क्योंकि ये आपकी इन्फिनिट वर्ब बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस यूज के साथ में, या ध्यान रखो इज के बाद में यहाँ पर यूज के स्थान पर आपको यूज किसका करना है, यूज्ड टू का करना है, क्योंकि जब बी वर्ब होती है तो बी वर्ब के बाद में या तो आईएनजी फॉर्म आती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। पैसिव का वाक्य होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्क हार्ड लिस्ट यू, ये थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को समझाया नहीं था, फिर भी आप लोग समझिए। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर डियर स्टूडेंट सो दैट का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, सो दैट का, तो वहां पर जनरली अपन मॉडल एक्सिलरी वर्ब में यूज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर अगर लिस्ट का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, लिस्ट का, नेगेटिव वर्ड होता ही है, ठीक है ना, लिस्ट का प्रयोग किया जाता है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर यूज होता है शुड का। किसका यूज किया जाता है, शुड का। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब का है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, फिर भी क्वेश्चन आ गया। चलो फिर भी याद रख लेना कि अगर किसी भी सेंटेंस में शुड का, लिस्ट का यूज होगा तो वहां पर किसका यूज किया जाएगा, शुड का यूज किया जाएगा, न कि मेक का यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर इस मेक की जगह आपको यूज जो करना है वो किसका करना है, शुड का करना है। किसका करना है, शुड का। फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ऑट टू स्टैंड। ध्यान देना एक बार डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर स्टूड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है स्टैंड। अब आप लोगों को पता है कि जो ought to है ये आपका किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। तो मेन वर्ब की जो आएगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूड की जगह यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, स्टैंड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, स्टैंड लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही नीड नॉट टू है, वही क्वेश्चन है। देखिए नीड नॉट का प्रयोग आपने यहाँ पर किसके रूप में कर दिया, हेल्पिंग वर्ब के। एक बात याद रखो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद ought का यूज होता है या यूज्ड का यूज होता है तो इन दोनों के बाद में आप टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। टू लगाकर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए बाकी वर्ब के बाद में कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कैन टू ब्रिंग, है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा कैन ब्रिंग। क्या लिखा जाएगा, कैन ब्रिंग। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना एक बार, अगर बात करें तो यहाँ पर टू है, ये तो इनफिनिट बन गई। अपन को वर्ब चाहिए फिनिट वर्ब, कौन सी चाहिए, फिनिट वर्ब, जो भी अकॉर्डिंग टू टेंस आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब एरर पढ़ाया जाएगा उस एरर पार्ट में यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा तो यहाँ पर इस टू का यूज नहीं होगा। बिल्कुल माइनर सी एरर थी, बहुत छोटी सी एरर थी और आप लोगों को ये कई बार कंफ्यूज कर देती है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, अगर ought आ जाता है, देखिए ought के बाद में क्या लग रहा है, टू, ये रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और यहाँ पर स्टूड की जगह आप लोगों ने क्या किया, स्टैंड, क्योंकि मॉडल जो वर्ब है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है, फर्स्ट फॉर्म लेती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई एम यूज्ड टू लिव अलोन, यहाँ पर है आई हैव बीन लिविंग अलोन फॉर सम टाइम। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, कोई भी बताए मेरे को। मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि यूज्ड होता है, ठीक है ना, यूज्ड टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो आप, फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल चलेगा साहब। बी लगाकर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म बना सकते हो, थर्ड फॉर्म। लेकिन याद रखो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस यूज्ड से पहले बी वर्ब आ जाती है, कौन सी वर्ब आ जाती है, बी वर्ब, यानी कि इजमार आ जाए या वोजवर आ जाए, बी वर्ब के रूप में वर्ब का यूज होता है, तो फिर इसके बाद में जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। और अगर आईएनजी फॉर्म आएगी तो यहाँ पर फिर लिव नहीं आएगा, यहाँ पर जब आएगा तो फिर क्या लिखा जाएगा, लिविंग। क्योंकि ध्यान से देखो, इस यूज्ड टू से पहले किसका यूज कर रहा है, एम का। किसका यूज कर रहा है, एम का। और अगर एम का यूज हो गया तो फिर यहाँ पर लिव ना आकर क्या जाएगा, लिविंग आ जाएगा। क्या जाएगा, लिविंग। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपने देखा यूज के स्थान पर यूज्ड किया। 12 नंबर में आपने देखा लिस्ट के कारण मे का यूज ना होकर किसका यूज हुआ, शुड का यूज हुआ। ऐसे ही 13 नंबर में और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए स्टूड की जगह स्टैंड का यूज होगा। ऐसे ही 14 नंबर में नीड नॉट, नॉट, इनके बाद में टू की जरूरत नहीं होती, सीधी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे ही 15 नंबर में आपने देखा अगर यूज टू से पहले बी वर्ब का यूज किया जाता है तो फिर इसके बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी फॉर्म में लिखी जाती है, फोर्थ फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन अपन ने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बढ़ते हैं अपन लोग, और भी होंगे क्वेश्चंस, देखते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन है, फटाफट से चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं।
5 क्वेश्चन है, फटाफट से कर दो। अरे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो करो फटाफट। आए हुए हैं क्वेश्चन सारे, अभी पहले भी किए थे आप लोगों ने, वही हैं सारे। चलो फटाफट से कर लो, फटाफट से करो। देखें चले, पहला तो आ गया होगा, अभी पहले डिस्कस किया था अपन ने। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, यहां पर ध्यान देना, वी नीड नॉट टू हरी। डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था नीड नोट को, पढ़ा था। और नीड नोट को अगर पढ़ा था तो नीड नोट जब आया तो इस नीड नोट के बाद में नोट नेगेटिव बनाने के लिए आ गया, लेकिन इस नीड नोट के बाद में इस टू की जरूरत नहीं है, इस टू की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है, ये सारी बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं। When you lived in Bombay, did you used to go to the theater very often? यहाँ पर देखिए जो वाक्य है वो कैसा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क हो गया तो प्रश्नवाचक वाक्य आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म आ गई। डिड आया, इस डिड के बाद में यहाँ पर ये क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब बन गई। तो आगे क्या आएगी रे? आगे मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर यूज टू ना आकर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूज आ जाएगा। ये आपकी फिनिट वर्ब हो जाएगी, और ये आपका टू प्लस वर्ब प्लस फॉर्म है वो आपकी इन्फिनिट वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी? इन्फिनिट वर्ब हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, सी माइट नॉट टू हैव नॉन अबाउट द मीटिंग। अब देखो फटाफट से मेरे को बताओ। देखिए यहाँ पर माइट का यूज किसके रूप में हुआ? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज किया। आगे हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म? यानी कि आप लोगों को बताया, मैंने सीधा बताया कि माइट के बाद में ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो फिर ये टू क्या कर रहा है यहाँ पर? इसलिए यहाँ पर टू का यूज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में याद रखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी मॉडल वर्ब आती है तो उस मॉडल वर्ब के बाद में आपको टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती है। टू लगता है केवल ओट टू में और एक यूज्ड टू में। यूज्ड के साथ में टू लगाओगे और ओट के साथ में टू लगाकर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। बाकी सभी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंदर आप लोग क्या करते हो? यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। चलिए फटाफट से मेरे को आंसर आप लोगों से चाहिए, जो 19 नंबर है उसका आप लोग आंसर करो फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। चलो देखो, आई एम यूज टू ड्राइव ऑन द राइट बिकॉज आई यूज टू ड्राइव ए टैक्सी इन यूएसए। ठीक है, ध्यान देना एक बार। अगर बात करें यूएसए, यूएसए से पहले देखो आर्टिकल कौन सा लग रहा है? द लग रहा है। यूएसए होता है, यूके होता है, यूएई होता है, यूएसएसआर होता है, कोंगो, भूटान, नीदरलैंड है, वेस्ट इंडीज। ये वो देश है जिनसे पहले आर्टिकल आप कौन सा लगाते हो? द लगाते हो। बाकी आर्टिकल अगर कंट्रीज नेम आ जाते हैं तो आर्टिकल होता है जीरो। आर्टिकल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर यूज टू का यूज हुआ, बिल्कुल सही ड्राइव आ रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स फिर से देखो ध्यान से, इस यूज टू से पहले देखो क्या आ रहा है? एम। क्या ये एम आपकी बी की फॉर्म होती है? बिल्कुल होती है। इज एम आर वोजवरित होती है। तो ये बी की फॉर्म होने के कारण यहाँ पर आपको जब लिखा जाएगा तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका यूज होगा, तो वो ड्राइव यूज ना होकर इसकी जगह यूज हो जाएगा ड्राइविंग। क्या यूज हो जाएगा? ड्राइविंग। तो ये बात हो गई अपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देके बता दो एरर कौन से पार्ट में? वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन। फटाफट से बताओ कौन से पार्ट में एरर है? 20 नंबर क्वेश्चन में, 20 नंबर। चलिए देखिए, कई बेवकूफ स्टूडेंट भी हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो क्या है? नो एरर। आदत डालिए इसकी भी आप लोग, ठीक है ना। हमेशा यही नहीं होता है कि आप क्वेश्चंस में भी एरर ढूंढने बैठ जाओ, हर क्वेश्चंस में आप एरर निकाल दो। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, और कंडीशनल सेंटेंस इफ, विश, एज, इफ, एज तो का सेंस दिखाने वाले होते हैं, और उनमें क्या होता है?
एक अपनी कंडीशन होती है, एक अपनी कंडीशन देखिए इमेजिनेटिव होती है, एक अनफुलफिल्ड होती है, एक प्रोबेबल और एक इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इधर जब आता है इफ, तो टेंस आगे लिखा जाता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो दूसरा जो क्लोज होता है उसका जो टेंस होता है वो होता है फ्यूचर सिंपल। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इट आया, इट के कारण डज सिंगुलर हो गया, नोट आपका नेगेटिव बनाने के लिए आ गया, रेन यहाँ पर एज ए मेन वर्ब के रूप में है। रेन जो होता है आपका नाउन भी होता है, और रेन का मतलब वर्षा होना वर्ब के रूप में भी होता है। ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में काम करता है। तो ये सारी बात हो गई। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर देख लो आप, वी सेल गो आउट, यहाँ पर देखो वी आ गया, सेल फ्यूचर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नो एरर हो गया। क्या हो गया, नो एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोगों ने यहाँ पर जो वर्ब से रिलेटेड जो पिछली क्लासेज में अपन ने 3-4 दिन में पढ़ा, उनसे रिलेटेड अपन लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े, और उन क्वेश्चंस में आप लोगों को ये पता होना चाहिए, उन क्वेश्चंस में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बने, ठीक है। तो अपन ने जो डिस्कस किया वो पहले नंबर से डिस्कस किया, ठीक है। चलिए फटाफट से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कहाँ कहाँ एरर थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर अपन ने बीइंग की जगह, यहाँ पर अपन ने किसकी जगह, बीइंग की जगह क्या किया था भाई, बीन किया था, ठीक है ना। चलिए दूसरे सेंटेंस के अंदर देख लेते हैं। इस रेन की जगह अपन ने क्या किया था, रेनिंग किया था। यहाँ पर आगे चलकर देखा था तो यहाँ पर डिड का यूज गलत माना था सिंपल सेंटेंस में। आगे की थी हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो स्ट्रीवन लिखा था अपन लोगों ने। आगे 5 नंबर में अपन ने जो किया था वो क्या किया था, हैव के बाद में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो रिसर्च की जगह क्या आएगा, रिसर्च आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन ने किया था यूज टू का प्रयोग हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी, तो हैव आएगा। यहाँ पर आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया था वहां पर फाउंड को अपन लोगों ने पढ़ा था, फाउंड की जगह फाइंड आएगा। डिड यू यूज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो यहाँ पर यूज का यूज किया था अपन ने, ठीक है ना। आगे चलकर अपन ने पढ़ा था कि डेयर टू वेंट, यहाँ पर अपन ने किया था कि यहाँ पर क्या लगाना अपन को, वेंट की जगह क्या आएगा, गो आएगा। और यहाँ पर भी याद रख लेना, ये आप अगर गो लगाओगे तो यहाँ पर ये इन्फिनिट वर्ब बन जाएगी, वो मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। आगे चलकर नेक्स्ट अपन लोगों ने पढ़ा था कि ought to के बाद में हेड नहीं आएगा, यहाँ पर किसका यूज किया था, हैव का यूज किया था। फटाफट से देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोगों ने किया था इज यूज का यूज ना करके इज यूज्ड का यूज किया था। लिस्ट के कारण शुड का यूज किया था। अपन ने ought to stand, यहाँ पर स्टूड की जगह स्टैंड किया था। नीड नोट के बाद में हैव आ गया, लेफ्ट होम। इसमें जब क्वेश्चन किया था अपन ने, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया था रे, यहाँ पर अपन ने नीड नोट के बाद में किसका यूज किया, हैव का। लेफ्ट होम अर्ली, वुड नॉट हियर फॉर एन आवर, यहाँ पर अपन ने यूज इसका हटाकर किया था, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, तो टू को हटाना पड़ा था। नेक्स्ट देखा था आई एम यूज्ड, यहाँ पर एम के कारण यूज्ड का यूज सही था, लेकिन लिव का यूज गलत था, और लिव की जगह आपने क्या किया था, लिविंग किया था। नेक्स्ट आप लोगों ने हैव गोट या पेलेंटी नोट की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज का यूज होगा, ठीक है। माइट नोट टू हैव, तो टू का यूज यहाँ पर गलत है, सुपरफ्लूस हो गया। यहाँ पर आई एम यूज टू ड्राइव की जगह यहाँ पर एम बी वर्ब का काम की, तो यहाँ पर ड्राइविंग आ गया। और यहाँ पर लास्ट जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ वो आपका क्या हो गया, नो एरर का क्वेश्चन हो गया। ये डिस्कस अपन लोगों ने किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मजा आया होगा। साथ ही मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी भी आप लोगों को दे दी है। जिस प्रकार से इंस्टीट्यूट ने विगत भर्ती परीक्षाओं में परिणाम दिए हैं, उसी प्रकार से आपका एमजीआई फिर से एक बार चमका है, और अब की बार राजस्थान एसआई के एग्जाम में वो चमका है। ममता शर्मा को फिर से एक बार पुनः मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया दूंगा, और उसको आने वाले उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एमजीआई। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।